कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार चुनाव का माहौल गर्म है और भोजपुरिया इलाके से लेकर सारण, सिवान और बक्सर तक हवा बदलने की चर्चा अब जोरों पर है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट सामने आ गई है। तो जमीन की नब्ज जानने के लिए हम जुड़ रहे बाबा से। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा बताइए, क्या वाकई इस बार हवा बदल गई है भोजपुरिया इलाके में? शिवांगी, आपको याद होगा कि जब डे 1 से चुनाव की जी। घोषणा होने से पहले से भी मैं लगातार इस बात को बता रहा हूं कि इस बार बिहार में जो चुनाव होने वाला है, ये एक माइलस्टोन होगा। जी। क्योंकि यहाँ से इस देश की राजनीति बदलने वाली है। बिहार में आपको पता है कि एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत का ये चुनाव है। जी। जैसा कि आपको पता भी होगा कि आप देखे होंगे कि लगातार चर्चा चल रही है। कल ही एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त चली है। आपने देखा होगा कि पटना राजधानी की एक कुम्हरार सीट जो है, उसको जी, लेकर के जी। काफ़ी हंगामा चल रहा है। जी, बिल्कुल। आपने उस पर खबर भी किया है, जी, जिसमें बिल्कुल। रणवीर नंदन जो कि कायस्थ समाज से आते हैं, जैसे ही हुँ। उनकी एंट्री हुई और कायस्थ समाज के जितने नेता थे, उनको हुड आउट करके बाहर भगा दिया गया और जी। वहाँ के कायस्थ समाज के लोगों ने कायस्थ का टिकट कटने के बाद जो हंगामा खड़ा किया, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि चाहते तो सब हैं कि जी। ये हो, लेकिन लोगों का विरोध भी इस बार इस बात को लेकर के नहीं हो रहा है कि हम उनके साथ हैं कि उनसे दूर हैं। इस जी। बार का विरोध व्यक्ति और व्यवस्था को लेकर के हो रहा है। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अब जो एक नया युग शुरुआत होने वाला है, इस युग में कौन कितना आगे रहता है जी। और इसी को लेकर के इस बिहार के जो चुनाव की जो पहले चरण की 121 सीटें हैं, इसका बार-बार हम आकलन कर रहे हैं कि इनमें से 50-50 का अभी रेशियो है। जी। 49 और 51 का ये रेशियो है, जिसमें महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में सीट अभी है 2020 के अनुसार। जी। लेकिन 2025 में जो सरकार बनने वाली है, उस सरकार का स्वरूप क्या होगा? क्या इस बार भी सरकार बनाने के समय में ये जोड़ना पड़ेगा कि 122 किसको आएगा, किसको नहीं आएगा? तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इस बार के चुनाव को भी आप आसान चुनाव नहीं कह सकते हैं। जी, जी। कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है कि सीधे-सीधे चुनाव समाप्त हो जाएगा। इस बार भी चुनाव में टक्कर तो कड़ा है, लेकिन डे बाय डे जिस तरह से परिस्थितियाँ बदल रही हैं, किसी खास पक्ष में ये हवा बदलती जा रही है, उसको लेकर के और जो 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के विरुद्ध कहा जा रहा था, जी, उससे जी। ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी जो है वो उम्मीदवारों को लेकर के है। आपने देखा होगा कि उम्मीदवारों को खदेड़ा जा रहा है, न कि नीतीश कुमार को खदेड़ा जा रहा है या फिर नरेंद्र मोदी को खदेड़ा जा रहा है। जी। तो सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि अब क्षेत्र वाइज़ जो 18 जिलों के 121 अ, विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, उसका आकलन और उसका आंकड़ा जो है पूरी तरह से कहीं न कहीं जोड़-घटाव के साथ देखा जाने लगा है। और इसको लेकर के अभी जो विश्लेषण हम करने जा रहे हैं, जो चीज़ें हम दिखाने जा रहे हैं, जी। ये हमारे पूरे सर्वे के अनुसार है। जिस तरह से हम हमारी टीम लगातार, आपको पता होगा कि हमारी 3-3 टीमें बिहार की 121 सीटों पे लगातार, खुद संपादक नमन मिश्रा जी इस अभियान का हिस्सा हैं और वो जी। फ्रंट से लीड करके ये पता करने की ग्राउंड ज़ीरो से कोशिश कर रहे हैं कि जनता का रुझान क्या है, मूड क्या है और कहाँ क्या परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि जी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो बातें आ रही थी, उससे बिल्कुल अलग हमारा जो परसेप्शन है। भारत लाइव अपने तरफ से एक अलग आकलन कर रहा है कि इस बार के चुनाव में क्या होगा। हुँ। इसी आधार पर हमने जब निकाला कि भोजपुरी भाषा भाषी, यानी हम भोजपुरिया हई और हम जौन फैसला करीले वो दुनिया करेला। जी। इस बात को लेकर के भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र के लोगों ने इस बार अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को बनाया है और वो एक अलग तरह से अपने आप को बदलना चाहते हैं। जी। जिसमें कई ऐसी बातें, कई समस्याएँ हैं, जिसको लेकर के वो अब इस बार चुनाव में अपने जो विचार हैं या जो गुस्सा है, उसको इज़हार करना चाहते हैं। जी। पहली तो बात ये है कि भोजपुरी को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए बार-बार ये चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला। जी। भोजपुरी भाषा-भाषी क्षेत्र अधिकांश लोगों को जिता कर के भेजता है और खास करके सत्ता की बात करें तो लोकसभा में तो भेजता ही है जहां इस कानून को बनना है। कई हुँ। बार बिहार से आवाज उठी है। मैंने खुद भोजपुरी भाषा को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए कई बार अभियान छेड़ा है। मैं, आपको पता होगा कि मैं खुद भी भोजपुरी में एक एपिसोड करता हूँ, भोजपुरी विश्लेषण खूंटा ठोक के। जी, जी, बिल्कुल। इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं भोजपुरी में कई कविताएँ लिखता हूँ, भोजपुरी में मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी
कई नेताओं से जो भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र से जीत करके गए, उनसे मेरी व्यक्तिगत आग्रह रही। कई लोगों ने मेरी पगड़ी तक उतरवाई जो मैंने पहन के रखा था कि भोजपुरी को जब 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा तब मैं उस पगड़ी को उस व्यक्ति के सामने उतारूंगा। लेकिन जी। इन सब के बावजूद आज भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र के लोगों में एक जोश जगा है। वो चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा भाषी को, जिसको लेकर के आपने मैनिफेस्टो में भी देखा होगा कि महागठबंधन के मैनिफेस्टो में, इंडिया गठबंधन के, इस बार भोजपुरी को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कही गई है। जी। वहीं एनडीए गठबंधन भी लगातार भोजपुरी को लेकर के सम्मान देने की बात कर रहा है। लेकिन इस बार भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इसकी शुरुआत अगर की जाए तो भोजपुरी में जो जनाधार दिखाई दे रहा था, उसमें हम शुरुआत अगर बक्सर और शाहाबाद के क्षेत्र से करें, आरा के क्षेत्र से करें, तो कैमूर की बात करें, हमने भभुआ की बात करें, तो इस क्षेत्र में पिछले चुनाव में बड़ी बुरी तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई या नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को मात दी गई थी। इसमें से जो 22 सीटें हैं उसमें से मात्र 2 सीटें जीत करके आई थी एनडीए गठबंधन। बाद में फिर 2 सीटें उन्हें मिली थी जब वो उपचुनाव हुआ था। जी। उसके बाद से जो परिस्थिति बनी है उसमें सीधे सीधे नजर आ रहा है कि इस क्षेत्र में क्या कुछ होने वाला है। जहां एक तरफ आरा की बात करें तो आरा की जो सीटें हैं उसको लेकर के और बक्सर की सीटों को लेकर के इन दोनों जगह पर चुनाव होने हैं। इस बार 121 सीटों में ये दोनों शामिल हैं। उसके बाद गोपालगंज की बात कर लें, सारण की बात कर लें, सिवान की बात कर लें, ये सभी क्षेत्र जो हैं वो भी इसी जो 121 प्रथम चरण में होने हैं उसी के तहत आते हैं। जी। तो इन सभी चीजों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है कुछ अलग कहानी रचने वाला है। और इस कहानी में 121 सीटों का जो नटसेल में हमने कई बार अलग अलग तरह से विश्लेषण करके दिखाया और बताया है, इस बार जो है वो परिस्थितियां बदलने की कगार पर है। और बदली हुई परिस्थिति में इस बार जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि सीधा सीधा मुकाबला दोनों गठबंधन का होने वाला है। अब दोनों गठबंधन के मुकाबले में ये बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि इसके आधार पर कौन कितना आगे है। जो हमने आंकड़े सेट किए थे उसमें से 121 सीट में इस बार जो 6 नवंबर को वोटिंग होने हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होनी है जिसको लेकर के बदलाव की बात कही जा रही है। उम्मीदवार भी बदले गए हैं, आपको पता होगा। और उम्मीदवार बदलने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां खड़ी की गई हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि इस बार का चुनाव बिल्कुल ही अलग होगा। अब इस अलग चुनाव में उम्मीदवार कितने मजबूत हैं ये इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई जगहों पे जीतने वाले जिताऊ उम्मीदवार को भी बदला गया है। और ये परिस्थितियां हमने अपने खुली आंखों से देखा है। इस पूरी परिस्थिति को अगर आकलन के हिसाब से देखें तो साफ साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। अगर हम शुरू करें इसको गोपालगंज के क्षेत्र से, तो यहाँ पर बैकुंठपुर का क्षेत्र है जहां सीधे सीधे मिथिलेश तिवारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी और राजद के जीते हुए जो 2020 के उम्मीदवार हैं उनके विरुद्ध है। इसके अलावा बरौली की बात करें तो यहाँ से मंजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है जो पिछली बार बैकुंठपुर से अगेंस्ट में लड़ गए थे बागी होकर के, लेकिन इस बार बरौली से वो चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ भी राजद के साथ उनका मुकाबला है। गोपालगंज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस का यहाँ चुनाव है। कुचायकोट की बात करें तो यहाँ अमरेंद्र पांडे जो कि जेडीयू के विधायक हैं उनका मुकाबला कांग्रेस से है। भोरे की बात करें तो यहाँ जेडीयू के सुनील कुमार हैं जो वर्तमान विधायक हैं, मंत्री भी हैं, इनका सीपीआई-एमएल से मुकाबला है। हथुआ की बात करें तो रामसेवक सिंह है जेडीयू के, जिनका मुकाबला राजेश कुमार सिंह से है। अब ये जो आप गोपालगंज की बात देख रही हैं तो गोपालगंज में परिस्थिति 50-50 की है, लेकिन सिवान में स्थितियां उसके जस्ट रिवर्स है। सिवान में मंगल पांडे को उतारा गया है जो कि आपको पता है कि कद्दावर नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और मंत्री भी हैं, पहली बार चुनाव लड़ने गए हैं। इनका सीधे अवध बिहारी चौधरी से मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, हॉट सीट कही जा रही है सिवान की, और यहाँ भी एक बड़ा चुनौती है। इसके बाद जीरादेई की बात करें, चूंकि ये सीट राजद के पास है। जीरादेई की बात करें तो भीष्म प्रताप और अमरजीत कुशवाहा जेडीयू और सीपीआई-एमएल के बीच में मुकाबला है। वहीं अगर दरौली की बात करें तो यहाँ पर विष्णुदेव पासवान लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, तो यहाँ सत्यदेव राम जो हैं वो सीपीआई-एमएल से हैं। रघुनाथपुर की बात करें तो यहाँ विकास कुमार सिंह जेडीयू से हैं और ओसामा साहब राजद से चुनाव लड़ रहे हैं।
इसके अलावे दरौंदा की बात करें तो करणजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो कि वर्तमान विधायक भी हैं, और सीपीआई-एमएल यहाँ से अमरनाथ यादव इनका मुकाबला कर रहे हैं। गोरियाकोठी में देवेश कांत सिंह है बीजेपी से, तो अनवारुल हक राजद से हैं। महाराजगंज की बात करें तो हेम नारायण शाह जेडीयू से हैं और विशाल जायसवाल यहाँ राजद से हैं। एकमा की बात करें जो कि छपरा और सिवान के बॉर्डर पर है, मनोरंजन सिंह जेडीयू से हैं, श्रीकांत यादव यहाँ राजद से हैं। माझी की बात करें तो रणधीर सिंह यहाँ से जेडीयू से हैं और डॉक्टर सत्यदेव यादव यहाँ सीपीआई-एमएल से हैं। बनियापुर की बात करें तो केदार सिंह यहाँ बीजेपी से हैं, चांदनी देवी यहाँ से राजद से हैं। तरैया की बात करें तो जनक सिंह वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं और यहाँ से शैलेश प्रताप से उनका मुकाबला राजद से है। मढ़ौरा में जितेंद्र कुमार राय हैं और आपको पता होगा कि यहाँ पर जो एलजेपी की उम्मीदवार थी उनका नामांकन रद्द हो गया था, तो वहाँ दूसरे को नॉमिनेट किया गया है, उनको समर्थन दिया गया है। छपरा में छोटी कुमारी हैं बीजेपी से और खेसारी लाल यादव यहाँ से मैदान में है, ये भी काफी हॉट सीट बना हुआ है। गरखा में सीमांत मृणाल हैं लोजपा से, वहीं सुरेंद्र राम यहाँ पर वर्तमान विधायक भी हैं और मंत्री भी रहे हैं, आपने देखा होगा 17 महीने की सरकार में। अमनौर की बात करें तो कृष्ण कुमार मंटू यहाँ पर नीतीश सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी से हैं, सुनील कुमार राजद से हैं। परसा में छोटे लाल राय पाला बदल के आए हैं, जेडीयू से इस बार मैदान में है, पिछली बार राजद से जीत के आए थे। यहाँ से करिश्मा यादव हैं जो राजद से मैदान में है। सोनपुर की बात करें तो विनय कुमार सिंह बीजेपी से हैं, रामानुज प्रसाद यहाँ राजद से वर्तमान विधायक हैं। इसके अलावा आप अगर बात करें हम तो राघोपुर भी एक सीट है जो कहा जाता है कि भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, हालांकि ये जुड़ा हुआ है हाजीपुर से। इसके अलावा जो बात हम कर रहे थे कि शाहाबाद क्षेत्र की, तो शाहाबाद क्षेत्र में भी कई ऐसी सीटें हैं जिस पर इस बार मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। हालांकि इसमें राजधानी की भी कई सीटें आती हैं, लेकिन बात करें हम तो इसमें जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बड़हरा की बात करें, ये भोजपुर जिले में आता है, जिसमें राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं, जिनका मुकाबला अशोक सिंह राजद से है। वहीं संजय टाइगर को इस बार आरा से मैदान में उतारा गया है। संजय टाइगर का मुकाबला कयूम अंसारी से, जो सीपीआई-एमएल से है, यहाँ सीपीआई-एमएल का गढ़ भी कहा जाता है। अगियाओं की बात करें तो महेश पासवान यहाँ बीजेपी से हैं और शिव प्रकाश रंजन वर्तमान विधायक हैं, जो उपचुनाव में जीत करके आए थे सीपीआई-एमएल से। तरारी से विशाल प्रसाद उपचुनाव में जीत करके आए थे और मदन सिंह यहाँ से सीपीआई-एमएल के हैं। जगदीशपुर की बात करें तो श्री भगवान कुशवाहा को यहाँ मैदान में उतारा गया है जेडीयू से। किशोर कुणाल को यहाँ राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा शाहपुर की बात करें तो राकेश रंजन यानी राकेश ओझा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो विश्वेश्वर ओझा के पुत्र हैं और काफी कुछ यहाँ चला था। राकेश ओझा पिछली बार अपनी माता जी को यहाँ से 2020 में चुनाव लड़वाए थे निर्दलीय, जो कि दूसरे नंबर पर रही थी, भाजपा तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार राकेश रंजन को उनके जो 2020 के प्रदर्शन थे उसके आधार पर और जो उनका क्षेत्र में एक अपना पहचान है उसके आधार पर उनको राकेश रंजन को मिला है। राहुल तिवारी यहाँ से राजद से है, 2 बार के जीते हुए विधायक हैं। यहाँ भी लड़ाई बहुत टफ है। ब्रह्मपुर की बात करें तो ये सीट भी राजद के पास है। यहाँ पर लोजपा के हुलास पांडे चुनाव मैदान में है और शंभू यादव यहाँ से 2 बार से जीतते 3 बार से जीतते आ रहे हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। बक्सर से आनंद मिश्रा को टिकट मिला है, जिसके बारे में आपको पता है कि उनकी क्या स्थिति है। बक्सर में उन लोकसभा का चुनाव लड़े थे और बीजेपी के हार का बहुत बड़ा कारण बने थे। इस बार उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। संजय तिवारी 2 बार से जीते हुए हैं, हैट्रिक मारने वाले तैयारी में हैं, कांग्रेस से हैं। वहीं डुमरांव की बात करें तो यहाँ राहुल कुमार सिंह को जेडीयू ने उतारा है और यहाँ से अजीत सिंह जो हैं, अजीत कुशवाहा, वो सीपीआई-एमएल से वर्तमान विधायक हैं। राजपुर से संतोष निराला को जेडीयू ने उतारा है। विश्वनाथ राम यहाँ के वर्तमान विधायक कांग्रेस से हैं। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो 2020 में हुआ था उस रिजल्ट को बदलने के लिए पूरी तरह से एनडीए गठबंधन ने कमर कस लिया है और आप इस एकजुटता को भी देख रही होंगी कि कितना एकजुट नजर आ रहा है पूरा का पूरा जो एनडीए गठबंधन है। इसी बात को लेकर के इस 121 सीटों का जो पूरा लेखा जोखा है उसमें खास करके इस बार शाहाबाद को अलग दृष्टि से देखा जा रहा है और शाहाबाद अगर परिवर्तन करने में कामयाब हो गया तो एक बात आपको साफ साफ नजर आएगा कि इस बार जो सरकार बनेगी उस सरकार में एक बड़ा स्टेक, बड़ा हिस्सा जो है, हिस्सेदारी जो है, वो कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र का होगा। बदलाव की हवा दर्जनों सीटों पे बह गई है और लगभग मैंने जो बताया उसमें से 30 से 32 ऐसी सीटें हैं जो गोपालगंज, सिवान, सारण,
हाजीपुर का कुछ क्षेत्र जो छपरा से सटा हुआ है, उसके बाद शाहाबाद के 2 क्षेत्र, शाहाबाद में बक्सर और भोजपुर, इन सीटों पर यदि एनडीए गठबंधन अपना करिश्मा दिखाने में कामयाब रहा, जिस तरह जी की बातें कही जा रही है, आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने इस क्षेत्र में बहुत मेहनत किया है और दोनों की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। जी ऐसे में ये एनडीए गठबंधन के लिए निश्चित रूप से एक जीवनदायिनी हो सकता है और जो सरकार बनेगी उसमें इस बार भोजपुर की भूमिका बड़ी हो सकती है। तो मतलब बाबा अब हम ये मतलब अब ये कहा जा सकता है कि जितने भी भोजपुरी क्षेत्र है वहां की जनता अब मूड बना चुकी है कि जो मुद्दों पर बात करेगा या फिर जो काम किया है बस उसको वोट देके। निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस जी पहले था क्या कि भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग जो हैं वो इस बात को लेकर के वोट देते थे, उनको ज़्यादा कुछ मतलब होता नहीं था। पुलिस पलटन में जाने के लिए अपनी तैयारी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, उनको बाढ़ और सुखाड़ से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता था। लेकिन परिस्थितियां जैसे जैसे बदली और जी जैसे जैसे आप सोशल मीडिया का जमाना आया, चीज़ें तथ्य जो हैं वो हर गांव तक पहुंचने लगे। आप देखिएगा कि गांव गांव में इंटरनेट के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल रही है और जी ये जो एक क्रांति जो आई है, सोशल क्रांति, उस क्रांति ने कहीं ना कहीं लोगों को छेड़ा है, लोगों को बिल्कुल आंदोलित किया है, हिलाया डुलाया है, जिसका असर इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है। जी और ये असर अगर रिजल्ट में परिवर्तित हो जाए तो एक बात आप समझ लीजिए कि जो परिस्थितियां हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस बार रिजल्ट जो है वो वोटिंग से पहले ही साफ साफ दिखाई दे रहा है। भले ही बिल्कुल उसको बाबा बोलने की बाध्यता हमारी हो, हम नहीं बता पाए, क्योंकि चुनाव आयोग के बहुत सारे जो उनके नियम कानून हैं जिसके उल्लंघन होते हैं, लेकिन जी ये साफ साफ दिख रहा है कि इस बार का चुनाव किस करवट बैठ रहा है और लोगों जी में किस तरह की बात है। इस बार पार्टी और गठबंधन से ज्यादा महत्वपूर्ण वो उम्मीदवार होगा जो अपने क्षेत्र में काम करेगा। इस बार आप देख रहे होंगे कि उम्मीदवारों को क्षेत्र से खदेड़ा भी जा रहा है और उनका सम्मान भी किया जा रहा है। दोनों परिस्थितियां सामने आ रही हैं। जी यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि गठबंधन से ज्यादा कभी-कभी तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि अगर कोई उम्मीदवार निर्दलीय भी है और बेहतर है तो उसको भी लोग सपोर्ट करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। बिल्कुल ठीक बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो साफ है कि भोजपुरिया इलाके में हवा बदल रही है। अब जनता अब काम और मुद्दों के आधार पर फैसला करने के मूड में है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये बदली हुई हवा नतीजों में क्या रंग लाती है। तो आगे हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।